नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस। जेडीयू एमएलसी तनवीर अख्तर का निधन। कोरोना वायरस से संक्रमित थे तनवीर अख्तर। एमएलसी के निधन पर सीएम ने ट्वीट कर जताया दुख। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज। एक दिन में कोरोना संक्रमण से रिकॉर्ड 4187 मरीजों की मौत पर उठाए सवाल। पीएम के टैक्स वसूली पर उठाए सवाल। डीएमसीएच के औषधि विभागाध्यक्ष ने लिखा पत्र। अपने पद से पदमुक्त करने को लेकर लिखा पत्र। बिहार की गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था पर तेजस्वी ने किया ट्वीट, सरकार पर साधा निशाना। और जैप सुप्रीमो पप्पू यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एम्बुलेंस मामले को लेकर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप सिंह के इस्तीफे की मांग। बीजेपी सांसद से चुनौतियों को पप्पू यादव ने किया स्वीकार। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जमशेदपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां खास महल सदर अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए उपायुक्त पहुंचे हुए हैं। उपायुक्त सूरज कुमार के साथ एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवाणन भी मौजूद हैं। सदर अस्पताल के कोविड वार्ड का निरीक्षण किया है। ऑक्सीजन पाइपलाइन, वैक्सीन सेंटर का भी जो व्यवस्था है उसका भी निरीक्षण किया गया है। जमशेदपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां खास महल सदर अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए उपायुक्त पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने ऑक्सीजन पाइपलाइन, वैक्सीन सेंटर की व्यवस्था का निरीक्षण किया है। उपायुक्त सूरज कुमार के साथ एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवाणन भी मौजूद हैं और ये जो निरीक्षण किया गया है सदर अस्पताल के कोविड वार्ड का किया गया है। इस मौके पर ऑक्सीजन पाइपलाइन, वैक्सीन सेंटर की व्यवस्था का भी निरीक्षण हुआ है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जमशेदपुर से, जहां खास महल सदर अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए उपायुक्त पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने कोविड वार्ड का निरीक्षण किया है। कोविड वार्ड का निरीक्षण करते हुए उन्होंने ऑक्सीजन पाइपलाइन, वैक्सीन सेंटर की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जमशेदपुर संवाददाता विनोद केसरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद, आज खास महल सदर अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए उपायुक्त पहुंचे, किस तरीके की व्यवस्थाएं नजर आई कोविड वार्ड में? सबसे पहले उपायुक्त ने वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण किया। उसके बाद जो पाइपलाइन के माध्यम से जो बेडों में लगा गया है ऑक्सीजन, उनको देखा गया। निश्चित तौर पर मैं बताता हूँ कि पूरे पूर्वी जिले में कोविडों की संख्या की बात करें तो काफी तीव्र से बढ़ रही है संख्या, मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिला प्रशासन हर तरह की प्रयास को रोकने के, चेन को तोड़ने के लिए प्रयास कर रही है। प्रशासन काफी तत्पर है। निश्चित तौर पर जिला के उपायुक्त और एसएसपी मानन पहुंचे थे और पूरे निरीक्षण किए और टीबी सर्जन को दिशा निर्देश दिए हैं कि और डॉक्टरों से भी मिले, क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और लोगों कुछ लोग भी मर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर प्रशासन की एक अच्छी पहल है और उपायुक्त पीडी के हिसाब से गया है कि किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी मरीजों को। हर तरह से जिला प्रशासन मदद करने को तैयार है। बिल्कुल जाहिर तौर पर, लेकिन जमशेदपुर में फिलहाल अगर बात की जाए तो तैयारियां तो हो रही हैं। उपायुक्त खुद इसका निरीक्षण करने आज सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन कोरोना का ग्राफ क्या बता रहा है, किस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं जमशेदपुर में? जी, निश्चित तौर पर ये बात करें कोरोना का तो लगातार कोरोना दिनों दिन पर 1000 की संख्या में मरीजों की संख्या मिल रही है, तो कुछ ठीक भी हो रहे हैं, तो ग्राफ बढ़ रहे हैं। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं, लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर पा रहे, कुछ लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हालांकि जिला प्रशासन तमाम लोगों को निर्देश दिए, कड़े निर्देश दिए हैं कि कहीं बाहर जाए तो मास्क लगाए, सैनिटाइज करे और सोशल डिस्टेंस का आवश्यक पालन करें, क्योंकि लगातार पूर्वी सिंहभूम जिला में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ रही है और राज्य सरकार भी ये हर लोगों को निर्देश दिया है 2 बजे के बाद दुकान बंद करने को भी निर्देश दिए ताकि चेन को तोड़ा जा सके, क्योंकि लगातार इस तरह की कोरोना संख्या मरीजों की संख्या बढ़ने से पूरा लोगों में तो हड़कंप मचा हुआ, लोगों में डर का भी माहौल बना हुआ कि इस तरह की लगातार इस तरह की आ रही है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है और
कुछ कम नहीं हो रहे, तो निश्चित तौर पर प्रशासन भी काफी गंभीर इस मामले को लेकर के। प्रशासन चाहता है कि लोगों की सुरक्षा सबसे पहले प्राथमिकता है और लोगों को जान ही बचाना सबसे पहला प्राथमिकता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी देने के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। जेडीयू नेता और विधान पार्षद तनवीर अख्तर की कोरोना से मौत हो गई है। कुछ दिनों से पटना के एक अस्पताल में वो भर्ती थे, जहां आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। बता दें कि तनवीर अख्तर जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश के इंचार्ज थे। एमएलसी तनवीर अख्तर विधानसभा कोटे से 2016 में एमएलसी बने थे और उनका कार्यकाल जुलाई 2022 तक था। वहीं जेडीयू एमएलसी तनवीर अख्तर के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि बिहार विधान परिषद के सदस्य मोहम्मद तनवीर अख्तर जी का निधन अत्यंत दुखद है। वो एक कुशल राजनेता थे। उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। उनका अंतिम संस्कार राज्य के सम्मान के साथ किया जाएगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें जन्नत में आला मकाम अता करें। वहीं पूरे देश में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल कायम है। बता दें कि देश में एक दिन में कोरोना संक्रमण से रिकॉर्ड 4,187 मरीजों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या 2,38,270 पर पहुंच गई है, जबकि लगातार तीसरे दिन कोरोना संक्रमण के नए मामले 4 लाख से ज्यादा आए हैं। इससे बचने के लिए लगातार आम से लेकर खास को कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की जा रही है, जो कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए एक कारगर उपाय है। इसी बीच कोरोना वैक्सीन की कीमतों के बाद अब उस पर लगने वाले टैक्स को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने वैक्सीन पर लगने वाले जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि जनता के प्राण जाए पर पीएम की टैक्स वसूली न जाए। उधर बिहार में कोरोना संकट के बीच डीएमसीएच के औषधि विभाग के विभागाध्यक्ष ने पत्र लिखकर पदमुक्त करने की मांग की है। विभागाध्यक्ष ने प्रिंसिपल को पत्र लिखकर कहा है कि औषधि विभाग में कोरोना को लेकर आपातकाल जैसी स्थिति है। ऑक्सीजन के लिए मैं बार बार अधीक्षक, जिलाधिकारी, कोविड सेल को सूचना देता रहा हूं, लेकिन समस्या का कोई भी सार्थक निदान अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए अनुरोध है कि बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिए गए अधिकार को उपयोग करते हुए मुझे विभाग अध्यक्ष के पद से हटाया जाए और विभाग का काम सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी और सक्षम पदाधिकारी को नियुक्त किया जाए। अब इस मामले पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने रिजाइन मंगल पांडे का इस्तेमाल कर ट्वीट करते हुए एनएमसीएच के अधीक्षक और अब डीएमसीएच के औषधि विभाग के विभाग अध्यक्ष द्वारा पदमुक्त किए जाने के बाद नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने लिखा है कि क्या नीतीश कुमार जी कभी इनकार करेंगे? एनएमसीएच निदेशक ने पद छोड़ने की पेशकश की थी और अब डीएमसीएच के प्रमुख ने भी संसाधनों की कमी के लिए अलार्म उठाया है और इस्तीफे की पेशकश की है। स्वास्थ्य मंत्री एक पूर्ण आपदा है और अब उन्हें इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें जल्द से जल्द बर्खास्त कीजिए। इसके साथ ही उन्होंने #रिजाइन मंगल पांडे का भी इस्तेमाल किया है। चलिए रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी इसी खबर पर लौटेंगे और तमाम जानकारी के साथ आपको कुछ और जानकारी भी देंगे।
रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। आंख अनमोल उपहार है। आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को आप हल्के में न लें। आपको आपकी आंखों के इलाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चले आए किरण नेत्रालय, जहां आधुनिक मशीनों से आपकी आंखों का सफल इलाज किया जाता है। यहां पावर चश्मा भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। नर सेवा ही नारायण सेवा के संकल्प के साथ खुला किरण नेत्रालय बरौनी के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा पता है किरण नेत्रालय सेवा समिति, फुलवरिया बाजार, कैरीवारी दुर्गा स्थान के निकट, बरौनी। तो बिहार में कोरोना संकट लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। आंकड़ों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, तो दूसरी तरफ एनएमसीएच के बाद डीएमसीएच के विभाग अध्यक्ष के पद से हटाने के लिए विभाग अध्यक्ष ने पत्र लिखा है। डीएमसीएच के औषधि विभाग के विभाग अध्यक्ष ने पत्र लिखकर पदमुक्त करने की मांग की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पटना से अभिषेक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, पहले एनएमसीएच के अधीक्षक का ये पत्र, अपने आप को पदमुक्त करने की मांग, और अब डीएमसीएच के औषधि विभाग के विभाग अध्यक्ष का ये पत्र, अपने आप को पदमुक्त करने की मांग, क्या दिखाता है कि आखिर तैयारियां बिहार में जो दावे हो रहे हैं उस हिसाब से तो बिल्कुल इन रिजाइन के बाद तो नजर नहीं आती। सुविधाओं में कमी बिहार में देखी जा रही है। जितने भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल है जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, उसमें लगातार ऑक्सीजन सहित तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं जैसी जो सुविधाएं हैं उनमें काफी कमी देखी जा रही है। और एक तरफ जो मरीज हैं उनके परिजनों का दबाव है कि आखिर क्यों नहीं ऑक्सीजन दी जा रही है, आखिर बेडों की कमी क्यों है। ऐसे में जो संस्थान के अधीक्षक हैं वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और लगातार रिजाइन देने की बात कर रहे हैं। इससे पहले एनएमसीएच के जो अधीक्षक हैं उन्होंने एक लेटर लिखा था। उसके बाद डीएमसीएच के जो औषधि विभाग के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने लेटर लिखा है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात है कि उन्होंने ये लेटर कल लिखा, लेकिन आज सुबह में फिर उनके तरफ से एक लेटर जारी होता है कि मैं भावुकता में ये लेटर लिख दिया। लगातार दबाव आ रहा था ऑक्सीजन को लेके और ऑक्सीजन की भारी कमी थी, तो मैं भावुकता में आके लेटर लिख दिया। ऐसा कोई विचार नहीं है कि मैं इस्तीफा दूंगा। तो कहीं न कहीं बिहार में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं पूरी तरह से चरमराई दिख रही हैं और सरकार लगातार दावे कर रही है कि हमारे यहाँ सब चीज पर्याप्त मात्रा में मौजूद है और जो भी मरीज है उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अधीक्षकों का इस तरह का लेटर निकालना और रिजाइन की मांग करना कहीं न कहीं दर्शाता है कि कुछ कमियां तो जरूर हैं। जी आदर्श। बिल्कुल अभिषेक, इस बीच ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि लगातार बिहार में भी कोरोना का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, राजनीति भी इस मसले पर बहुत तेज हो गई है, लेकिन पूरा आपसे समझना चाहेंगे कि फिलहाल कोरोना के आंकड़े बिहार से क्या कहते हैं, पॉजिटिविटी रेट क्या है और साथ ही इस मसले पर राजनीति किस कदर हो रही है। जिस तरह बढ़ते कोरोना को देखते हुए बिहार में लॉकडाउन लगा दिया गया था कि कोरोना के संक्रमण को कहीं न कहीं इस लॉकडाउन से रोका जा सके, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद भी लगातार जो संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या में कहीं कमी नहीं देखी जा रही है। लगातार पिछले 3 दिन की बात करें तो किसी दिन 13,000 संक्रमित मरीजों के मामले आ रहे हैं, किसी दिन 14,000 आ रहे हैं, किसी दिन 15,000 आ रहे हैं। तो लॉकडाउन के पहले भी स्थिति यही थी और लॉकडाउन के बाद भी स्थिति यही है। तो कहीं न कहीं जो संक्रमित मरीज
हैं उनमें कमी नहीं देखी जा रही है। लॉकडाउन के द्वारा प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन है उसके तहत सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक दुकानें खोलनी है, यानी बाजार खुले रहेंगे उस दौरान। तो अमूमन देखा जा रहा है कि उस 4 घंटे के दौरान जो है बाजारों में बहुत भीड़ देखी जा रही है। जो लोग हैं सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं। जो सब्जी मंडियां हैं उसमें बेतहाशा भीड़ है, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, बेचने वाले भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण हो सकता है बढ़ते संक्रमण के लिए। और रही बात दूसरी ओर, अगर जांच रिपोर्ट की अगर बात करें तो बिहार में 2 तरह के जांच अभी हो रहे हैं। एक एंटीजन टेस्ट हो रहा है और दूसरा हो रहा है आपको आरटीपीसीआर। तो एंटीजन का जो प्रोसेस है उसमें 70% जो रिपोर्ट की 100% शुद्धता की गारंटी है, 70% ही है मात्र। तो ऐसे में जो रिपोर्ट है मात्र 10 मिनट में दे दिया जाता है, लेकिन वो भी स्पष्ट नहीं करता है कि आपको कोरोना है कि नहीं। दूसरा विकल्प है आरटीपीसीआर, लेकिन आरटीपीसीआर अगर आदमी जाता है जांच कराने के लिए तो आज अगर आरटीपीसीआर का नमूना देता है तो उसका जांच रिपोर्ट पटना छोड़ के बिहार के अधिकांश जिलों में 10 दिनों पे आ रहा है। अगर पटना की बात करें तो पटना में 5 से 6 दिनों की रिपोर्ट आ रहा है। तो ऐसे में संक्रमण को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। लगातार स्वास्थ्य मंत्री भी दावा कर रहे हैं। अगर कल की हम बात करें तो कल ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, रिजाइनिंग मंगल पांडे। तो लगातार जो स्वास्थ्य मंत्री की ओर विरोध है लगातार जारी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जाप प्रमुख पप्पू यादव हैं, वो लगातार अस्पतालों का भ्रमण कर रहे हैं, सभी अस्पतालों में घूम रहे हैं, वहां की नाकामियों को बता रहे हैं। इसी कड़ी में कल वो छपरा गए थे। छपरा में उन्होंने जो छपरा के सांसद है राजीव प्रताप रूडी, उनके आवास के करीब दर्जनों एम्बुलेंस लगे हुए थे। तो इसको लेकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि एक सांसद के घर में 30 एम्बुलेंस लगा हुआ है, जबकि लोग जो है बिना एम्बुलेंस के अभाव में मर रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और राजनीति भी बिहार में कोरोना के दौरान चरम पे है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए आपका विस्तार से। वहीं भीषण आपदा के वक्त भी अपने दफ्तर के कैंपस में 2 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस छिपाकर रखने वाले बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी का अमानवीय खेल उजागर हो गया। तो उन्होंने पप्पू यादव को चुनौती दी थी। इसके बाद पप्पू यादव ने उन्हें ललकारा है। पप्पू यादव ने कहा है कि उन्हें रूडी की चुनौती स्वीकार है, वो बताएं कि कहां आदमी भेजना है। पप्पू यादव ने कहा कि एम्बुलेंस को चलाने के लिए ड्राइवर तैयार हैं, इन ड्राइवरों के पास लाइसेंस भी है। पप्पू यादव ने सरकार से मांग की है कि इन ड्राइवर को नौकरी दी जाए ताकि सारण में खड़ी एम्बुलेंस को जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके। पप्पू यादव ने एक मोबाइल नंबर 9334123702 जारी किया है, जिस पर फोन करने पर ड्राइवर उपलब्ध करा दिया जाएगा। पप्पू यादव ने पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही है। इस दौरान जैप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी पर हमला बोलते हुए गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जैप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा है कि एम्बुलेंस के नाम पर पैसे के हुए गबन की जांच, एफआईआर और सिविल सर्जन पर केस दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले 6 मई को सांसद राजीव प्रताप रूडी ने डीएम को चिट्ठी लिखी थी और 7 मई को वो सारण गए थे, जहां कैंपस में रखी गई कई एम्बुलेंस की जानकारी उन्होंने दी। पप्पू यादव ने सरकार से इस मामले की जांच की मांग की है। इनका अलाउद्दीन का चिराग हो गया रेमडेसिविर। हमारे नेता प्रेमचंद सिंह जी का क्षेत्र वो घर है, इनसे पूछिए कितने दिनों से वहां एम्बुलेंस लगा। और आज अभी हम आग्रह करेंगे, हमारे नेता प्रेमचंद सिंह जी तैयार हैं 40 ड्राइवर को लेकर के लाइसेंस के साथ। कहां पर ड्राइवर भेजा जाए, प्रेमचंद सिंह जी का नंबर हम ओपन करने जा रहे हैं। 9341234123 जहां भी सरकार का एम्बुलेंस ड्राइवर के बगैर खड़ा है, आप प्रेमचंद सिंह जी को टेलीफोन करें, ड्राइवर मुहैया ही करें। हमारे ड्राइवर सारे तैयार हैं। किस वक्त रूडी जी को ड्राइवर चाहिए, प्रेमचंद सिंह जी को फोन कर लें, उन्हीं के परिवार, उन्हीं के घर के। हमारा कोई मतलब नहीं था रूडी जी को हाथ करने का। मैं दिल से कह रहा हूं, हमें जानकारी मिली वहां एम्बुलेंस लगा था, मैं चला गया।
जबकि मैंने पहले ट्वीट किया और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, और तब वहां से एम्बुलेंस को पीछे लगा दिया गया। तो लगातार अब इस मसले पर सियासत जारी है। जैब सुप्रीम में पप्पू यादव कल अचानक छपरा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के गांव अमनौर में विश्व प्रभा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखे दर्जनों एम्बुलेंस को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया। इसी कड़ी में सहरसा जैप युवा जिलाध्यक्ष समीर पाठक ने कहा है कि इस कोरोना महामारी में जहां एक तरफ एम्बुलेंस नहीं रहने के कारण लोगों की मौत हो रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसद के घर में दर्जनों एम्बुलेंस खड़ी हैं। इस मामले को गंभीर बताते हुए सहरसा जैप युवा जिलाध्यक्ष समीर पाठक ने प्रधानमंत्री से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के इस्तीफे की मांग की है। मुझे तो लगता है सरकार का काम पप्पू यादव कर रहा है, पक्ष भी कहीं नहीं है। बताइए आप, एक तरफ लाशों का अंबार लगा हुआ है एम्बुलेंस के कारण, घर घर से मौतें जा रही है, एम्बुलेंस लोग को ब्लैक मार्केटिंग हो रहा, 30-30 हजार में एम्बुलेंस मिल रहा। अभी आप बताइए 25-30 एम्बुलेंस अपने घर की ओर सजा के रखे हुए दुल्हन की तरह। ऐसे नेता को तो इस्तीफा देना चाहिए, शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए बिहार में 10 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। बावजूद इसके कहीं भी कोरोना मरीजों के आंकड़ों में गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। पटना के कोरोना मरीजों के आंकड़े में कमी होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसकी मुख्य वजह पटना के ये सब्जी बाजार हैं। लॉकडाउन के गाइडलाइन के अनुसार पटना के दुकानों और बाजारों को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खोलने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी के निर्देश पर भीड़ भाड़ वाले सब्जी मंडियों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। दूसरी जगहों पर शिफ्ट होने के बावजूद भी इन सब्जी मंडियों में भीड़ कहीं भी कम होती नहीं दिख रही है। बहुत सब्जी विक्रेता बिना मास्क के ही नजर आ रहे हैं। अमूमन बिहार के सभी सब्जी मंडियों का यही हाल है। पटना के मीठापुर सब्जी मंडी को गर्दनी बाग स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया है। वहां भी भीड़ बेतहाशा है। लेकिन इस सब्जी मंडी का जायजा लिया वरिष्ठ संवाददाता अभिषेक सिंह ने, आइए आपको दिखाते हैं। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए 10 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है और लॉकडाउन के तहत जो गाइडलाइन दी गई है उसमें सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जो बाजार हैं उनको खुलने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जैसे बाजार है, सब्जी मंडियां हैं, उनको जिला अधिकारी के द्वारा दूसरे जगह पे शिफ्ट किया गया है। इसी को लेके पटना का सबसे व्यस्तम सब्जी मंडियों में से एक मीठापुर सब्जी मंडी को पटना के गर्दनी बाग स्थित जो स्टेडियम है वहां पे शिफ्ट किया गया है। यहाँ की आपको तस्वीर दिखाते हैं। इस सब्जी मंडी को वहां से शिफ्ट किया गया क्योंकि जिलाधिकारी का कहना था कि उस सब्जी मंडी में भीड़ होती है, यहाँ पे जगह पर्याप्त है और इस पर्याप्त जगह के कारण भीड़ कम होगी। लेकिन तस्वीर कुछ अलग ही बयां कर रही है। यहाँ भी जो भीड़ है लोगों से पटी पड़ी है, यानी कि सब्जी विक्रेता धड़ल्ले से सब्जी बेच रहे हैं और खास बात यह है कि अधिकांश के चेहरे पे मास्क नहीं देखे जा सकते हैं, यानी कि बिना मास्क के जो सब्जी विक्रेता है सब्जी बेच रहे हैं। साथ ही जो ग्राहक हैं, अधिकांश ग्राहक अपने चेहरे पे मास्क लगा के आए हैं, लेकिन कुछ एक ग्राहकों के चेहरे पे मास्क नहीं है। तो जिलाधिकारी के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि भीड़ से इसमें अधिक भीड़ नहीं होगी, लेकिन कहीं न कहीं भीड़ यहाँ भी दिख रही है, यानी कि 7 बजे से लेके 11 बजे सुबह तक जो भी सब्जी मंडियां हैं पटना की, उसमें इसी तरह की भीड़ देखी जा सकती है। इसको यूं कहें कि ये लगातार ये बाजार नहीं है, कोरोना का बाजार है। यानी कि जिस तरह संक्रमण का दर पटना में बढ़ते जा रहा है, लॉकडाउन के बावजूद भी जो मरीज हैं हजारों की संख्या में मिल रहे हैं। अगर 2 दिन की बात हम करें तो 2 दिन पहले पटना के तकरीबन हजारों लोग संक्रमित पाए गए थे। लगातार लॉकडाउन के बावजूद भी जो संक्रमित मरीजों का ग्राफ कम होते नहीं दिख रहा है। तो कहीं न कहीं ये सब्जी मंडियां कोरोना के लिए सबसे घातक है, क्योंकि जिस तरह बाजारों में भीड़ बढ़ रही है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि इन सब्जी मंडियों को और सख्ती से कोई गाइडलाइन जारी करे, क्योंकि जिस तरह अमूमन देखा जाता है कि बाजारों में अधिक भीड़ लगती है। बाजार सबसे अधिक भीड़ का स्रोत होते हैं। तो लगातार जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है
और लोग चेतने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संक्रमण के चैन को तोड़ने में यह मुश्किल साबित होगी। अगर संक्रमण को चैन को तोड़ना है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी तमाम कोरोना गाइडलाइन है उनके नियमों का पालन करना होगा। भले ही 10 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन इसमें आम लोगों को भी चेतने की जरूरत है। अब देखना होगा कि लॉकडाउन के बाद बिहार में जो संक्रमित मरीज हैं उनके संख्या में कमी देखने को मिलती है या नहीं। साधना न्यूज के लिए पटना से अभिषेक। तो एक तरफ कोरोना का बढ़ता ग्राफ है, बिहार में बढ़ते आंकड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही जस के तस बनी हुई है। शायद यही वजह है कि कोरोना बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तीसरी वेव आने में देरी नहीं होगी। इसके लिए लोगों को समझना होगा, तीसरी वेव आने से तभी रोका जा सकता है जब आप और हम सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे, मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और साथ ही पेशेंस और पॉजिटिविटी भी बनाए रखेंगे। इसी के साथ इतना ही।